दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। आपका जो एक चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसमें ताज़ा खबरें आती हैं मुस्लिम ममालिक की, उसको ज़रूर देखें आप। काजमी साहब, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मैं कि जो अभी एक फ़ैसला हुआ है अरब कंट्रीज़ में कि 3-3.5 साल से कतर जो था बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ, तो उस पर बैन लगा रखा था। सऊदी अरब ने उससे ज़मीनी, हवाई, खलाई जितने भी थे ताल्लुकात सुधार लिए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक चीज़ चल रही है बड़ी अजीब सी कि वहाँ की जो पब्लिक है वो मानने को तैयार नहीं, कि वो कहते हैं कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया है इनको। क्योंकि जाहिर सी बात है, कतर के साथ आप जानते हैं कि वो बहुत छोटा सा मुल्क था, उसके बाद वो तगड़ा हुआ और फिर उसने अल जजीरा बनाया, जाने कितने डेवलपमेंट किए, वरना मोती बेचता था वो, और कई कुछ ज़्यादा नहीं तेल के ज़ख़ीरे दरियाफ्त किए। तो आप कैसे देखते हैं कि क्यों लिया इस तरीके से उस जो सऊदी अरब ने अचानक? उसमें तो जाहिर सी बात है जो ट्रम्प के दामाद भी मौजूद थे उनके अनाउंसमेंट के, और एक उसी वक्त उनकी समिट भी चल रही थी। तो क्या इसका घालमेल जो हुआ किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ट्रम्प की जब हुकूमत आई जनवरी 2017 में, यानी 2016 का इलेक्शन हुआ, 2017 के जनवरी में उनकी 20 जनवरी को पहली विजिट उन्होंने, जो विदेश की विजिट थी, विदेशी दौरा, वो सऊदी अरब का किया मई 2017 में। इसी विजिट के कुछ ही दिन बाद, हार्डली 2 हफ्ते के बाद, सऊदी अरब ने अचानक एक फैसले का ऐलान किया कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र, इन 4 मुल्कों ने कतर से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए। अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए, हवाई जहाज़ आने जाने बंद हो गए, सड़क के रास्ते बंद हो गए, और बिल्कुल एक तरह से घिराव उसका कर लिया कि उसे कोई कहीं से मदद ना मिल सके। और ये कह दिया गया कि 13 डिमांड्स हैं, ये पूरी करो, उसके बाद हम ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। और वो 13 डिमांड ये थी। एक तो इल्ज़ाम ये लगाया कि कतर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, जिसमें अख़वानुल मुस्लिमीन उनकी नज़र में टेररिस्ट हैं, हमास उनकी नज़र में टेररिस्ट हैं। अख़वानुल मुस्लिमीन में आपको बता दूं, जो मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत बनी थी, वो अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत बनी थी। पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के नतीजे में उसको हुकूमत से हटवाने में सऊदी अरब का हाथ था। और ये अब्दुल फत्ताह अल सीसी, जो वहाँ के उस वक्त फ़ौजी कमांडर थे, वो आज प्रेसिडेंट हैं, तो वो उसको दुश्मन के तौर पर देखते हैं अख़वानुल मुस्लिमीन को, और वो कहते हैं ये पॉलिटिकल इस्लाम है। तो उस वक्त ताल्लुकात ख़त्म किए गए। एक तो ये शर्त थी। दूसरे ये कहा गया कि आप ईरान से ताल्लुकात नज़दीकी क्यों बनाते हो, ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करो। तीसरी एक डिमांड थी कि सब तुर्की का जो फ़ौजी बेड़ा आपके यहाँ बैठा हुआ है, इसे यहाँ से हटाओ, चूँकि तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक तरह का टकराव पॉलिटिकल हमेशा रहता है, सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने से आज तक। तो ये डिमांड थी। और एक बड़ी डिमांड ये थी कि साहब, ये अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल जो है, जो हमारे यहाँ की खबरें चलाता रहता है, ये चैनल बंद करो, क्योंकि ये उनकी पोल खोलता है, और जो अरब स्प्रिंग जिसे कहा जाता है, उसी के उसको अच्छी खासी कवरेज वो हवा देने वाला, तो उसे भी बंद करने के लिए कहा था। अब चूंकि ट्रंप हार चुके, ट्रंप को अब जाना है। कमाल यह है कि ट्रंप जाते जाते कुछ बड़े फैसले करते रहे। एक तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात कराए। शायद उन्हें ये लगता था कि इजराइल जो यहूदी वोटर हैं अमेरिका में, वो इनको सपोर्ट करेंगे, जबकि बाद में ऐसी रिपोर्ट आई कि यहूदियों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने अभी बिल्कुल जाते जाते और इस पूरे प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपने दामाद और उम्र में छोटे लेकिन सीनियर एडवाइज़र जारेड कुशनर, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और उन्हीं के ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान
से बहुत से फैसले कराए गए और इन अरब कई मुल्कों को, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन सब के ताल्लुकात डिक्लेयर किए। तो अब इस वक्त जाते जाते उन्होंने ये कतर को वापस जीसीसी में एक तरह से शामिल कराने के लिए एक रास्ता उन्होंने बनाया। इस हद तक कि जारेड कुशनर कुछ हफ्ते पहले भी गए थे कतर और सऊदी अरब, और अब जीसीसी की जो समिट हुई है उसमें खुद ज़ाती तौर पर मौजूद थे। वो समिट गिनी हुई कुर्सियां थीं, 6 हेड्स ऑफ स्टेट थे और उनके पीछे स्टाफ, एक अकेला आदमी कोट पैंट में, नई सी उम्र का लड़का जारेड कुशनर, वो वहाँ ऐसे बैठा हुआ था जैसे क्लास का मॉनिटर होता है। तो खैर वो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से कतर इनके साथ आ जाए, और उसमें जो तकरीर मोहम्मद बिन सलमान ने की है, जो जाहिर है प्रेजाइड कर रहे थे इस जीसीसी की समिट को, उसमें इन्होंने ये कहा कि हालात ऐसे हैं कि हमारे चारों तरफ से जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हमें मुत्तहिद होना है, और ईरान की तरफ से जो चैलेंज है उसको, जो उसने कई चीज़ें गिनवाई हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, और उसके ज़रिए सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो अमेरिका को नुकसान, जो अमेरिका को ईरान से अमेरिका को नुकसान, हाँ बस वो अमेरिका और इजराइल दोनों इजराइल, अमेरिका इजराइल, हाँ दोनों को जो नुकसान पहुंचाने वाले ईरान के काम हो सकते हैं, उसके खिलाफ हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और ईरान के चैलेंज का सामना करना चाहिए। वही चीज़ जो उन्होंने स्पीच में दी थी, वही देर रात में रेजोल्यूशन के तौर पर आ गई। डिक्लेरेशन अल ऊला एक शहर है मदीना प्रोविंस में, वहाँ पर ये हुई, और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप जाते जाते इस पूरे इलाके का एक तरह से रोड मैप तैयार करके जाना चाहते हैं, ताकि ट्रंप उससे कहीं अलग ना हो पाए। लेकिन मुझे इस सब में एक चीज़ मुझे लगती है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज़ हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अगर कुछ अमल भी ना हुआ तो धमकी तो ज़रूर आएगी जो बाइडन के ज़माने में। लेकिन वो इनको बिल्कुल महफूज करना चाह रहे हैं कि आप सेफ़ और सिक्योर रहें। चूँकि मुझे याद आ रहा है कि इजराइल के मीडिया में ये बात पिछले दिनों डिस्कस की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान जो इजराइल से ताल्लुकात अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और अब हमें इजराइल को भी नहीं चाहिए कि उनका ज़्यादा पीछा करें, चूँकि बकौल कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स के कि ये यकीन नहीं है कि यही बादशाह बनेंगे या कोई और बन जाएगा। चूँकि सऊदी अरब के अंदर भी मुखालिफत शाही ख़ानदान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। कतर ने कोई भी शर्त नहीं मानी है, ये बात बहुत क्लियर आ गई है। मैं टीआरटी देख रहा था, अल जजीरा देख रहा था, उसमें बैकग्राउंडर, बल्कि इसमें एक और तब्दीली ये हुई 3.5 साल में कि कतर ने अपनी फ़ौज को मजबूत किया है। चूँकि उससे पहले तो वो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पर ही तवज्जो देता था, छोटा सा मुल्क था। सऊदी अरब एक बड़े भाई की हैसियत रखता था, और सऊदी अरब का साथ था तो उसे कोई ख़ास फ़ौज की तैयारी उतनी नहीं थी, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। गैस, ईरान और कतर के बीच एक ऐसा आइलैंड है जिसमें दोनों का गैस में हिस्सा बाकायदा बढ़ता है। तो कतर के ईरान से ताल्लुकात आज भी उसी तरह से हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ भी ताल्लुकात हैं जो सऊदी अरब को सूट नहीं करते, दोनों सूट नहीं करते। लेकिन अब कौन सी ऐसी मजबूरी हुई कि मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के ज़रिए ये ऐलान कराया कि हम इनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर कतर के अमीर तमीम बिन हमाद वहाँ पहुँच गए। अब ये बहरहाल बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है कि जिस शर्त पर आप नाराज़ हुए थे, वो नाराज़गी ख़त्म करने की शर्त तो पूरी किसी ने नहीं की, लेकिन आप खुद ही एक तरह से जलील होकर के नाराज़गी ख़त्म खुद ही कर ली कि अच्छा चलो हम बुरा नहीं मानते, आप जो चाहो कर लो, लेकिन भाई हमारी इस मीटिंग में ज़रूर आ जाओ ताकि हमें लगे कि हमारे साथ आप हैं।
तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उसके पीछे ईरान एक रीज़न है। उस दौरान इन्होंने हथियार जो ख़रीदे हैं वो 12 इनके पास फाइटर जेट थे और अब 96 तक पहुंच गए इस 3.5 साल में। उन्होंने अमेरिका से F-35 ख़रीदा, फ्रांस से भी ख़रीदा और यूके से भी बहुत कुछ ख़रीदा, पनडुब्बियाँ ख़रीदी। तो उन्होंने अपनी फ़ौज भी काफ़ी मजबूत कर ली और अब वो अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकली और मिलिटरीली अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब सऊदी अरब की उस तरह से नहीं सुन पाएंगे कतर के लोग जिस तरह से वहाँ इस बात की चर्चा चल रही है। जहाँ जिस तरह से वो 2017 से पहले उनकी बात सुन लेते थे छोटे भाई की तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से सऊदी अरब का नुकसान ही हुआ है, अगर उनके नज़रिए से भी सोचा जाए, फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आप पर, इस पर डिस्कस हुआ। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।